कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 9वां पार्ट देख रहे हैं और ये प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। ये जो प्रोग्राम है वो आपके कमेंट पे आधारित प्रोग्राम है। आप लोग जो भी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछे होते हैं, इस प्रोग्राम में वीडियो के माध्यम से मैं उन्हीं कमेंट का जवाब देता हूँ। इस प्रोग्राम के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए। तो चलिए कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम 9वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और आगे के लिए मैं आपको एक और आवश्यक सूचना देना चाहूँगा। ये जो कमेंट बॉक्स में प्रोग्राम चला रहा हूँ इसमें अब बहुत सारे कमेंट्स आने लगे हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट आने लगे हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में मैं सिर्फ उन्हीं कमेंट्स का जवाब दूंगा जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर होंगे। मैं फ़िल्टर का यूज करूंगा और जब मैं फ़िल्टर का यूज करूंगा तो ऐसे लोगों का कमेंट ही मेरे सामने सिर्फ आएंगे जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। तो इसलिए और भी ज़्यादा आवश्यक है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं सिर्फ उन्हीं कमेंट्स का जवाब दे पाऊँगा जो लोग सब्सक्राइबर होंगे मेरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब कमेंट आ रहे हैं। ऐसे में सबके कमेंट का जवाब देने पर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जा रही है। तो एक फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूं, आपके कमेंट का जवाब दूं, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फिर मैं आपको एक बार बता देता हूं कि आने वाले दिनों में मैं उन्हीं कमेंट्स का जवाब दूंगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। सिर्फ उन्हीं लोगों के कमेंट्स का मैं जवाब दिया करूंगा। तो चलिए कमेंट्स बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब का 9वें प्रोग्राम का ये हम पहला कमेंट लेते हैं। नमस्ते सर, मेरी वाइफ सिर्फ 5 दिन रही है मेरे साथ और तब से वो नहीं आई। मैं कोशिश बहुत की पर वो नहीं आ रही। मैं सबसे अलग होकर एक लड़की के साथ लिव इन में रह रहा हूँ 1 महीने से। क्या मेरी वाइफ कोई केस कर सकती है? तो देखिए, लिव इन में आप रह रहे हैं तो ऐसे में इसके लिए तो कोई वाइफ केस नहीं कर सकती हैं। अगर शादी आप कर लेते हैं तो ऐसे में आपकी जो वाइफ हैं आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत केस कर सकती हैं। और यदि आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रह रही हैं तो ऐसे में उनसे आप डिवोर्स ले लें तो यही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप डिवोर्स नहीं लिए रहेंगे तो आपकी वाइफ जब चाहे तब आपके ऊपर केस लगा सकती हैं। वो आपके ऊपर 498A का, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, 125 CRPC का मेंटेनेंस के लिए केस लगा सकती हैं। तो ऐसे में जितना जल्दी हो सके आप अपनी वाइफ से लेके छुटकारा पा लें, क्योंकि ऐसे आपका रिश्ता बना रहेगा तो उनका अधिकार भी बना रहेगा। तो ऐसे में जब चाहे तो वो केस लगा सकती हैं। तो इन सब से बचाओ अगर आप चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी वाइफ से डिवोर्स आप ले लें। और सिर्फ अगर आप लिव इन में रह रहे हैं तो ऐसे में आपकी वाइफ आपके ऊपर केस नहीं कर पाएंगी 494 का। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप किसी अन्य लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो ये चीज़ आपकी वाइफ के साथ क्रूएल्टी मानी जाएगी। ऐसे में आपकी जो वाइफ हैं 498A इसी आधार पे लगा सकती हैं कि आप किसी अन्य लड़की के साथ लिव इन में रह रहे हैं। साथ ही साथ आपसे मेंटेनेंस भी वो ले सकती हैं इसी के आधार पे। तो यही कुछ आपके लिए दिक्कतें हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर नमस्कार, यदि तलाक होने के बाद पत्नी बार बार पीठ पीछे बेवजह बदनाम करे, फिर पत्नी पर पुलिस थाने में कौन सा मुकदमा दर्ज कराना चाहिए? और यदि उस पत्नी के शादी से पूर्व किसी पुरुष से अवैध संबंध हो तो कौन सा मुकदमा दर्ज कराएं? तो देखिए, अगर आपका डिवोर्स हो चुका है, ऐसे में जो आपकी पत्नी है वो आपको बदनाम कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, आपको धमकियां दे रही हैं या फिर ऐसा ही कोई आपके साथ कृत्य कर रही हैं, तो ऐसे में पुलिस थाने में आप कंप्लेन करिए। जैसी धारा बन रही होगी वैसी केस पुलिस दर्ज करेगी। और जैसा आपका मामला है, पत्नी आपको बदनाम कर रही हैं, आपसे लड़ाई करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा काम कर रही हैं जिससे आप उग्र हो जाए, लड़ाई कर ले, शांति भंग हो, तो ऐसे में आपकी पत्नी के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अंतर्गत केस दर्ज होगा। साथ ही साथ अगर आपकी पत्नी आपको कुछ अजीब प्रकार से बदनाम कर रही हैं, आपकी मानहानि कर रही हैं, तो ऐसे में आप कोर्ट से मानहानि का भी केस दर्ज करा सकते हैं। और यदि आप पुलिस थाने में केस दर्ज कराएं तो इसके लिए आप IPC की धारा 504 के अंतर्गत केस दर्ज करा सकते हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मेरा पढ़ने मेरा पानी जाने के लिए लड़ाई झगड़ा करता है मेरे मकान के तरफ से। मैं पुलिस स्टेशन में भी शिकायत किया, पुलिस भी मेरी बात को नहीं मानती। मेरा
केवल पड़ोसी पॉलिटिक्स में रहता है। मैं एक गरीब आदमी हूँ सर, बताइए प्लीज़। मैं उस प्रॉपर्टी पर 70 साल से रह रहा हूँ। मेरे दादाजी मेरे पंडित मेरी पड़ोसी 4-5 साल से रहकर मुझे गलत करता, मारने की धमकी देता, होटल लोटस में रहने के खातिर रसूल पुलिस में उसकी सपोर्ट करता है। मुझे बताइए मैं क्या करूं। देखिए स्पष्ट रूप से आप लोग क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, यही दिक्कत होती है, मुझे पढ़ने में बहुत समस्या आती है। तो जो भी चीज़ें आप लोग लिखा करिए प्लीज़ स्पष्ट रूप से लिखा करिए, सही से लिखा करिए, जिससे कि मुझे पढ़ने में ना दिक्कत हो। मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाता हूँ। बाकी मैं आपका क्वेश्चन समझ चुका हूं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपका जो पड़ोसी है वो आपको परेशान कर रहा है, वो पावरफुल आदमी है, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, पुलिस थाने में आप कंप्लेन कर रहे हैं तो वहां से सुनवाई नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप अपने ज़िले के एसपी के पास जाइए, एसपी के पास जाइए, आईजी के पास जाइए, डीआईजी के पास कंप्लेन कीजिए, डीएम के पास कंप्लेन कीजिए, तो उच्च अधिकारियों के पास आप कंप्लेन कीजिए उस व्यक्ति की जो पॉलिटिक्स से जुड़ा है और आपको परेशान कर रहा है, आपका पड़ोसी है। तो जब आप उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे, एसपी को कंप्लेन करेंगे, तब वहां से सुनवाई होगी। अगर वहां से भी सुनवाई नहीं होती है तो ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ आप कोर्ट में परिवाद यानी कंप्लेंट केस दर्ज करा सकते हैं। कंप्लेंट केस दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया मैंने वीडियो के माध्यम से बनाई है, उसे आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो पहले आप उच्च अधिकारियों के पास जाइए, वहाँ से अगर कुछ नहीं होता है तब ऐसे में आप कोर्ट जाइएगा, तो वहाँ से आपको सफलता मिलेगी। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। एंट्री मेंटेनेंस हेलो हो गया है, मेरे वकील कहा अपील जाएंगे, अपील में जाकर हम सराफिल जाने के बाद में कोर्ट पर नहीं जा रहा है, चलने क्या सब में नहीं आने बोल रहा है, कॉपर नहीं जाने को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, सब बताइए प्लीज़। वॉइस पे टाइप करता हूँ, सब कुछ गलत रह रहा है, माफ़ करना, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, प्लीज़ आप सही से लिखिए। ये क्या लिखे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप इसे स्पष्ट रूप से लिखिए या फिर किसी अन्य व्यक्ति से लिखवाइए जो लिख लेता हो, आपके घर का कोई लड़का हो जो पढ़ा लिखा हो, या फिर किसी और से आप मैसेज को सही से टाइप करके प्लीज़ भेजिए, तभी मैं जवाब दे पाऊंगा। ऐसे मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप क्या लिखे हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। मेरा नाम उमेश है, मेरा कोर्ट डिवोर्स हुआ, लेकिन मेरी दूसरी पत्नी का 100 के स्टम्प पेपर पे डिवोर्स हुआ है। अभी मैं शादी कैंसिल करने के लिए केस लगाने वाला हूं, क्या वह भी मेरे ऊपर 498A और पोर्टगीका केस कर सकती है? इसके बावजूद कौन कौन सा केस कर सकती है, मुझे योग्य सलाह दीजिए, धन्यवाद। देखिए आपका भी मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया। पहले तो आप कह रहे हैं कोर्ट से डिवोर्स हुआ, पहली मान लीजिए आपकी पहली पत्नी से कोर्ट में डिवोर्स हो गया, दूसरी जो पत्नी थी उनसे 100 रुपये के स्टम्प पेपर पे आपने डिवोर्स ले लिया, अब फिर किससे शादी आप कैंसिल कराने जा रहे हैं? मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ, कौन सी पत्नी आपके ऊपर केस करेंगी? क्या आपने तीसरी शादी कर ली है? इस बात को भी अगर स्पष्ट कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। बाकी जैसा आप सवाल पूछ रहे हैं कि पत्नी कौन कौन सा केस कर सकती है, तो देखिए स्पष्ट रूप से मैं बता देता हूं, एक नॉर्मल मैं आपको बता देता हूं कि देखिए जो पत्नी होती है वो 498A का केस लगाती है, डीवी एक्ट के अंतर्गत केस लगाती है, यानी डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत केस लगाती है, 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस का केस लगाती है। तो पत्नियों के द्वारा कुछ यही सब केस किए जाते हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। क्या कोर्ट व्हाट्सएप चैट एक्सेप्ट करती है एज एन एविडेंस? पत्नी जेन्युइन व्हाट्सएप चैट को डिनाई कर सकती है क्या? तो देखिए जो कोर्ट होता है वो व्हाट्सएप चैट ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आप व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट ले लें, उसे प्रिंट आउट निकाल लें और कोर्ट में दे, तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोर्ट ही उसे नहीं लेगा। तो ऐसे में पत्नी से तो कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, कोर्ट उसे कंसीडर ही नहीं करेगा, क्योंकि जो एविडेंस एक्ट के लिए रूल बनाया गया है, जो शर्त बनाया गया है, जो आपका व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट है उस पर खरा नहीं उतर रहा है, शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है, तो ऐसे में ये एविडेंस के तौर पे लिया ही नहीं जा सकता है, इसका कोई मान्यता नहीं है, कोर्ट कंसीडर नहीं करेगा, कोर्ट इसके आधार पे कोई जजमेंट नहीं सुनाएगा। अगर आप व्हाट्सएप चैट को एविडेंस के तौर पे पेश करना चाहते हैं तो ऐसे में जिस मोबाइल से चैटिंग हुई है, जिसमें व्हाट्सएप है, आप उस मोबाइल को ही देना पड़ेगा, यानी आपको मोबाइल को ही एविडेंस के तौर पे देना पड़ेगा, साथ में सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप चैट को अगर आप एविडेंस के तौर पे देना चाहते हैं तो जिस मोबाइल
में चैटिंग हुई है, जिस मोबाइल में व्हाट्सएप है, उस मोबाइल को ही अगर आप दे देते हैं और ऐसे में साथ में सर्टिफिकेट भी देते हैं, हाँ, तब उस चीज़ को अगर कोर्ट कंसीडर करता है, लेता है, तो ऐसे में इसे एन एविडेंस के तौर पे कोर्ट मान सकता है, इसके आधार पे जजमेंट दे सकता है। तो यही चीज़ आपको करनी पड़ेगी। व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट लेके, प्रिंट आउट लेके कोर्ट में देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप उस मोबाइल को ही दे दीजिए एविडेंस के तौर पे, जिसमें व्हाट्सएप है और जिससे चैट हुआ है, और साथ में सर्टिफिकेट भी दीजिए, हाँ, तब कोर्ट ले सकता है और उस आधार पे आपके पक्ष में या फिर आपके खिलाफ जो भी कोर्ट को लगेगा जजमेंट सुना सकता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, जब पति 125 या डीवी केस में जवाब दावा लगाने में देरी करता है तो क्या कोर्ट उस पर जुर्माना लगा सकता है? तो देखिए, जब कोर्ट बोलता है कि पति जवाबदेही दे, ऐसे में पति नहीं देता है, जवाबदेही लेट करता है, तो ऐसे में जो कोर्ट होता है पति को अंतिम अवसर देता है। अगर अंतिम अवसर के बाद भी जो पति होता है जवाबदेही नहीं लगाता है, तो ऐसे में जो कोर्ट होता है पति की जो जवाबदेही लगाने की प्रक्रिया होती है, उसका जो अवसर होता है उसे समाप्त कर देता है। अब जो कोर्ट होता है अवसर समाप्त करके प्रक्रिया में आगे बढ़ जाता है, यानी जो अगली प्रक्रिया आती है कोर्ट उस पे पहुंच जाता है, जवाबदेही की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में अब अगर पति चाहता है, जब ये आदेश आ गया कि पति की जवाबदेही का अवसर समाप्त किया जाता है, पति अब चाहता है कि वो जवाबदेही दे, तो ऐसे में वो जो आदेश हुआ है कि जवाबदेही का अवसर समाप्त हो रहा है, तो ऐसे में उसे रिकॉल कराने के लिए, रद्द कराने के लिए अगर प्रार्थना पत्र देता है कि मैं जवाबदेही देना चाहता हूं, तो ऐसे में जो कोर्ट होता है तब उस समय पति के ऊपर कॉस्ट लगाता है, जुर्माना लगाता है 500, 1000, 1500, 2000 कुछ ऐसे ही रुपए, और तब कोर्ट उस आदेश को रिकॉल यानी निरस्त करता है और फिर पति अपना जवाबदेही दे सकता है। तो इस प्रकार से कोर्ट जुर्माना लगाता है जब आप जवाबदेही में देरी करते हैं। बाकी अगर आप रिकॉल के लिए नहीं देते हैं, आपकी जो समय है वो समाप्त कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, आप रिकॉल के लिए एप्लीकेशन नहीं देते हैं उस आदेश को, तब ऐसे में जुर्माना नहीं लगेगा, कोर्ट आगे बढ़ जाएगा, कोर्ट अपनी प्रक्रिया को पूरा करने लगेगा। अगर आप रिकॉल देंगे, उस आदेश को रद्द कराना चाहेंगे, तभी आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। वाइफ का एज 17 साल 9 महीना, वाइफ का रिकॉर्डिंग है दूसरे साथ, बात फ़ोन पे करते हैं, दूसरा लड़का साथ फ़ोटो है। तो आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं? अपना क्वेश्चन तो पूछिए। आपने आधी चीज़ें ही बताई हैं, आप इसके आधार पे क्या चाहते हैं? डिवोर्स लेना चाहते हैं, साथ रखना चाहते हैं, क्या चीज़ पूछ रहे हैं, ये तो आपने स्पष्ट किया ही नहीं। और रही बात आपकी जो वाइफ है वो 17 साल 9 महीना है, तो उनका एज भी अभी नहीं पूरा हुआ है, तो ऐसे में ये जो शादी है वैसे ही वैलिड नहीं है। तो क्वेश्चन आप पहले डिटेल में पूछिए, सारी चीज़ें पूछिए, तभी मैं जवाब दे पाऊँगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, 1/6/2016 को बलपूर्वक, छल कपट पूर्वक शादी कराई, जब भी विरोध करने का प्रयास किया तब 498A का धमकी देते हैं, 1 वर्ष की बच्ची है, क्या विवाह शून्य हो सकता है? तो देखिए, इतने दिन पुरानी ये शादी हो चुकी है, शादी को शून्य कराने के लिए अगर बलपूर्वक, छलपूर्वक ऐसे कुछ हुआ है और आप इस शादी को शून्यकरणी कराना चाहते हैं, रद्द कराना चाहते हैं, तो 1 साल का आपके पास समय होता है, ये भी बीत चुका है, साथ ही साथ आपका एक बच्ची भी हो चुकी है। तो ऐसे में अब ये शादी शून्य नहीं हो सकता, आप इसे रद्द नहीं करा सकते हैं। ऐसी शादी से आप डिवोर्स ले सकते हैं। आपको कोई आधार बताना होगा कि आप डिवोर्स क्यों लेना चाहते हैं। तो ऐसे में शून्य आप इस सब शादी को नहीं करा सकते हैं। ये जो आपके पास अधिकार था, ये जो प्रोविज़न था आपके पास, अब वो समाप्त हो चुका। अब आप इस शादी को शून्य नहीं करा पाएंगे। कराने भी जाएंगे, कोर्ट में एप्लीकेशन भी देंगे, तो वैसे ही कोर्ट इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, आप हार जाएंगे। तो ऐसे में आप डिवोर्स का केस लगाइए और विवाह विच्छेद कराइए, यही आपके पास अब ऑप्शन बचा हुआ है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, अगर ससुराल वाले एंड हस्बैंड वाइफ के साथ रहते हुए ही झूठ है, सेक्शन 9 सेक्शन 13 का केस करके घर से कहीं और सिटी में शिफ्ट हो जाए एंड बहू को इसी तरह घर में अलग कर दें, तो ऐसे धोखे से झूठे केस करने वाले लोगों के खिलाफ कौन कौन सी धारा में कार्यवाही करवाई जा सकती है, जबकि बहू की सारा स्त्री धन सास ससुर ने अपने पास रख ली है, और बहू को रहने के लिए कैसे ससुराल में अधिकार मिले, जबकि बहू गवर्नमेंट जॉब में ससुराल के सिटी में ही हो। तो देखिए, अगर ऐसी स्थिति है, आप मान लीजिए जो बहू है वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो ऐसे में आप तो मेंटेनेंस मांग नहीं सकती हैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसी प्रताड़ना हो रही है, आपका स्त्री धन
आपके सास ससुर ने रख लिया है तो ऐसे में 498A के अंतर्गत आप केस दर्ज करा सकती हैं। आईपीसी की धारा 406 के अंतर्गत अपने स्त्री धन के लिए केस दर्ज करा सकती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आप केस दर्ज करा सकती हैं। उस घर में रहने का अधिकार आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केस लगाने से ही मिलेगा। अगर आप डीवी के अंतर्गत केस लगाएंगी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केस लगाएंगी और उस केस में आप रिलीफ मांगेंगी कि मैं अपने सास ससुर के साथ, अपने पति के साथ उसी घर में रहना चाहती हूं, तो तभी कोर्ट उसमें आदेश करेगा उस केस में कि आप जाके रहिए, कोर्ट आपको आपका अधिकार दिलाएगा। तो आप डीवी एक्ट के अंतर्गत, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत उस घर में रहने के लिए केस करिए, तभी आपको अधिकार मिल पाएगा, आपके पक्ष में फैसला आ पाएगा। साथ ही साथ आप 498A के अंतर्गत भी केस लगा सकती हैं। स्त्री धन के लिए जो मैंने बताया, भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत केस लगा सकती हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। थैंक्स ब्रो, वेलकम। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। थैंक्स सर, वेलकम। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मेरी वाइफ 498 दहेज का केस किया है, मैं बहुत परेशान हूँ सर, क्या मैं संन्यास लेकर पत्नी से अलग हो सकता हूँ? प्लीज़ इस पर पूरा डिटेल बता दीजिए। देखिए, अगर आपकी वाइफ ने 498A का केस कर दिया है तो ऐसे में संन्यास आप ले लेंगे तो इससे आप नहीं बच सकते हैं। संन्यास अगर आप ले लेते हैं, कहीं साधु सन्यासी बन जाते हैं, तो भी ये जो केस है वो चलता ही रहेगा, इसमें तारीख लगेगी, पेशी होता ही रहेगा, आपको कोर्ट जाना भी पड़ेगा। ऐसे में संन्यास लेके आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप संन्यास लेके कहीं मंदिर पे बैठ जाते हैं, कहीं सन्यासी बन जाते हैं और उधर केस चल रहा है और आप तारीख पे नहीं जाते हैं, तो कोर्ट जो होगा वो आपके विरुद्ध वारंट जारी करेगा। ऐसे में पुलिस आएगी और आपको पकड़ के ले जाएगी, फिर कोर्ट में पेश करेगी। तो संन्यास लेके आप नहीं बच सकते हैं। संन्यास लेने से अब कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। बेहतर यही होगा कि आप जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो करिए और कोर्ट में अपना डिफेंड करिए। जो झूठा केस आपके ऊपर लगा है उसमें आप अपना बचाव करिए, यही आपके लिए बेहतर है। संन्यास लेने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। यदि सास ससुर पत्नी को रोके तो CRPC 97 सास ससुर पर लगा सकती हैं या सेक्शन 9 हिंदू विवाह अधिनियम उचित कौन सा है? देखिए, इसमें उचित होगा कि आप हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का केस लगाएं। CRPC 97 को लगाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आज मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाया हूँ। आज वाली मेरी वीडियो आप लोग देखिएगा। बहुत ज़्यादा लोग CRPC 97 को लेके कन्फ्यूज़ हो चुके हैं। एक ऐसे महाशय हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। तो प्लीज़ आप लोग आज वाली मेरी वीडियो देखिएगा, जिसमें मैंने CRPC 97 के बारे में डिटेल में बताया है। साथ ही साथ बताया है कि सेक्शन 9 लगाना चाहिए या CRPC सेक्शन 97 लगाना चाहिए। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई है। CRPC 97 के बारे में आप बहुत अच्छी जानकारी मैंने उस वीडियो के माध्यम से दी है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जो आपका क्वेश्चन है उसमें मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सेक्शन 9 हिंदू विवाह अधिनियम का ही लगाइए, यही आपके लिए उचित होगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। ऑसम, थैंक यू। तो यही कुछ कमेंट आए हुए थे जिनका मैंने आज जवाब दे दिया है। अब ये बाकी जो कमेंट हैं इनका मैंने कल के ही वीडियो में जवाब दे दिया था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और जो मैंने जानकारी दी है उससे आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। अब मिलते हैं नए कमेंट बॉक्स के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।